अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे कराची शहर में ज़िमनी इलेक्शन NA 249 के मुतालिक, जहां तासुर ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह नताइज वाज़े हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ना सिर्फ नतीजे को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 2018 में इसी नशस्त पर कामयाब हुई थी, उसने भी इंतखाबात को मुतनाज़िया करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके कादिर खान मंदोखेल साहब 2018 में 6 नंबर पे प्लेस हुए थे, इस बार अव्वल आए हैं। और सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार कराची के वोटर ने तो नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीछे से आना और कामयाब होना ना सिर्फ एक नया सियासी जाविया इस हल्के को देता है। जो दूसरा सवाल उठता है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको कलादम करार दिया गया था, उसने ना सिर्फ अच्छा खासा वोट हासिल किया है, इट केम एट नंबर 3। और मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनके बारे में भी कुछ ना कुछ एनालिसिस ये थी कि उनकी भी शोइंग अच्छी होगी, वो चौथे नंबर पे आए, हालांकि ये PSP के लीडर की एक तरह से नशिस्त थी। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार शराजी साहब और बाद में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर शाह साहब। याद रहे कि 2018 के नताइज आपके सामने हैं, 2021 के नताइज आपके सामने, किस तरह देखते हैं सर? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नताइज इसी तरह की हम तवक्को कर रहे थे और जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा था और जो सर्वेज भी बता रहे थे कि शायद नून लीग ये नशिस्त निकाल लेगी। और आपने देखा है कि 2018 के इलेक्शन में भी शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े और गोया के 750 वोटों के फ़र्क से वो हारे हैं। तो इसका मतलब है कि पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने अच्छे खासे वोट यहाँ से लिए थे। लेकिन ये हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक बहरहाल रूलिंग जमात है और जिसको कराची की एक बहुत बड़ी आबादी ने 2018 में अपना मैंडेट दिया, वो जमात कहीं 5वें 6ठे नंबर पे खड़ी होगी। तो मेरा ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो नई चीज़ें हुई हैं, उसमें एक तो ये है कि बड़ा कम ही देखा है आपने असद माजी में कि कोई रूलिंग पार्टी ज़िमनी इलेक्शन हारी हो। रादर होता यह है कि जो मुखालफिन भी नशिस्तें छोड़ते हैं तो वो हुक्मरान जमात के हिस्से में आती हैं और ज़िमनी इलेक्शन हुक्मरान जमात जीतती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों में जो हुए हैं ज़िमनी इलेक्शन, उसमें वो नौशेरा की सीट हो या कराची की नशिस्त हो, तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ हार रही है। गोया कि इससे लग ये रहा है कि जो लोगों का एतमाद था वो भी इस जमात के ऊपर अब नीचे जा रहा है। लोग कोई उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुतमईन नहीं है, जो अपने इब्तिदाई में भी आप कह रहे थे कि ये बड़ा एक वाज़ेह इंडिकेटर है। और हमें याद है असद कि जब हम 2018 के अंदर ट्रांसमिशन कर रहे थे इलेक्शन को लेके, तो कराची में आप उन दिनों की कोई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री उठा के देखें कि वो लोग के जो बैरून मुल्क रह रहे थे, वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों या यूरोप में हों, और कराची के पॉश एरियाज़ के अंदर उनके वोट रजिस्टर्ड थे। लोग खसूसी परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस आए और उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट डाला और आपने देखा कि फिर उस शहर से 16 कम बेश नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिली और वहाँ से वो एक बड़ी जमात के तौर पे उभरी। लेकिन पिछले अरसे में बिल्कुल हकीकत यह है कि अगरचे कराची के मसाइल का रोया गया, वो अली जैदी साहब हों, असद उमर साहब हों, या वहाँ की सूबाई क़यादत हो तहरीक इंसाफ की, या गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हों, सब ने ढंढोरा बड़ा पीटा, मुखालफिन को बड़ी लान तान की और बड़े तारीखी पैकेजेस का ऐलान भी हुआ। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि मसाइल अभी वहीं पे हैं। और ये जो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा गया वो बुनियादी ज़रूरत पे लड़ा गया। सद मैं हैरान होता हूँ कि इस हल्के के अंदर लोगों से वादे किए जा रहे थे कि उन्हें इलेक्शन जितवाया जाए, वो मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हों या दीगर अरकान कर रहे हों जो उम्मीदवार थे, कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो इस इलाके में पीने के पानी का मसला हल कर दिया जाएगा। खुदा का वास्ता, वो शहर कि जो ऑलमोस्ट 60-70% रेवेन्यू जनरेट करता है, जो टैक्स देता है, मजमूई टैक्सों का जो 70% है वहाँ से जनरेट होता है, उस शहर के एक हल्के के अंदर लोग पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं
और उम्मीदवारों को ये वादे करने पड़ रहे हैं कि वो इलेक्शन जीतेंगे तो इस मसले को हल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वाडा साहब अगरचे वो पानी के वजीर थे और वहाँ से उनको मैंडेट मिला था और वो टेलीविज़न चैनल्स पे बैठ के तो उस मुल्क के मसाइल का बड़ा रोना रोते थे। वो माजी की हुकूमतों को, माजी के हुक्मरानों को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन आज उनकी जो 2.5 साल की परफॉर्मेंस है, न सिर्फ उनके अपने पॉलिटिकल करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाली निशान लगा रही है, बल्कि उनकी इस परफॉर्मेंस ने तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा डेंट डाला है। यकीनी तौर पे अगर आज 5वें नंबर पे खड़ी है तहरीक इंसाफ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची के दीगर हलकों में इस पार्टी की पोजीशन क्या होगी। तो मेरा ख्याल में एक तो परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि उसने बुरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पे इलेक्शन हारने के लिए राहमवार की, और साथ में मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा असद कि जो नौशहरा में हुआ है, नौशहरा में भी सूरत हाल ये थी कि परवेज़ खटक साहब के अपने भाई उनके खिलाफ खड़े हो गए। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी डिवाइड थी कि जिसका फ़ायदा फिर मुखालफिन को हुआ और वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीग ने वो नशिस्त जीत ली। और यहाँ भी अगर हम देखें तो पिछले 2.5 बरसों में कराची के अंदर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके अंदर एक बड़ी डिवीज़न नज़र आ रही है। वो फिरदौस शमीन नकवी साहब जिनको कायदे भिस से इख्तिलाफ बनाया गया था सिंध असम्बली के अंदर, अब वो बेचारे कहीं नज़र नहीं आ रहे। हलीम आदिल शेख साहब को लाया गया था लेकिन इस इलेक्शन के अंदर वो भी हमें कोई एक्टिव नज़र नहीं आए। इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर बन के बैठे हैं, शिराजी साहब बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल में ये नहीं वही जो आप तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन लाई है कि जिसमें वो 5वें नंबर के खड़ी है कहीं। वो मोतबर शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं और पीपल्स पार्टी ने नशिस्त जीती है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि ये मौजज़ा हुआ कैसे कि 2018 में पीपल्स पार्टी कहीं 6ठे नंबर पे थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता, आज एक रिवर्सल हुई है, पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्त जीत ली है और तहरीक इंसाफ कहीं पीछे चली गई है। लेकिन माजरत के साथ सर परफॉर्मेंस तो लोगों के मसाइल तो आज भी हल नहीं हुए। ये चमत्कार हुआ कैसे? लोग तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि शायद धांधली के जरिए इलेक्शन चुराया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें जी, इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ और पूरा दिन किसी ने भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। बाद में भी इलेक्शन जब रिजल्ट आते रहे और तवातुर के साथ आ रहे थे, आपका पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया वहां पे मौजूद था। फिर जब ये जिसको सब पता नहीं क्यों इतना वो उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया, अब ये इसके ऊपर आसमान टूट गया, क्या हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीती। भाई ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसकी इस वक्त सिंध में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, 2008, 2013 से भी ज्यादा 2018 में मिली। फिर ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन की जीत है, जो लोगों का बिला तफरीक यहाँ पे काम हो रहा है। जहाँ से हमें वोट नहीं भी मिलते वहाँ भी हम तरक्याती काम करवा रहे हैं। और जाहिर है जो आपने सबको ये जो बात हो रही है कि जी वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, जो जाहिर है वहाँ पे काम होना चाहिए, तो वो काम भी अगर कोई इस वक्त वहां पे कर सकता है तो वो कौन कर सकते हैं? जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत है सिंध में, तो इस वजह से भी लोगों ने वोट दिया। फिर ये जो एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वहां पे है ही नहीं और जी 7,000 सिर्फ वोट मिले। आप अगर पीछे वाले इलेक्शंस देखें, अगर 88 से शुरू करते हैं तो ये वही इलाका है, ये कोई अभी नया इलाका नहीं बना कि यहाँ से अमीर हैदर काजमी पीपल्स पार्टी के जीते थे। उसके बाद भी जितने इलेक्शंस हुए हैं हमारे कैंडिडेट ने 30, 40, 50 हजार वोट भी लिए हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शहीद किया गया, जो भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब जब सबने मिलकर मेहनत की और उन सब लोगों को अंदाजा हुआ कि जो पानी का बुलबुला था पीटीआई के लिए जो इतना शोर मचाया हुआ था, उनको परफॉर्मेंस का जब मौका मिला, तो मैं तो फैसल वाडा साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी नाअहली की वजह से पीटीआई की परफॉर्मेंस सामने आ गई पूरे मुल्क में और खासतौर पर कराची में, और फिर लोगों ने अपना फैसला दिया। ये कोई नहीं कहता कि जो उनके वोट नीचे आए, और ये पीटीआई के वोट फर्स्ट टाइम नहीं आए नीचे, जो भी मलीर में इलेक्शन हुआ था उस पर भी वो चौथे 5वें नंबर पे आए हैं। अच्छा, फिर PMLN वो जाहिर है वो समझ रहे थे कि वो अपना हक समझ रहे थे इस सीट पे, उनको बड़ी माजरत के साथ, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सब लोग,
लेकिन वो उसको बड़ा एक इशू बना के बैठे हुए कि जी उनको समझ नहीं आ रहा कि हम हार कैसे गए। मतलब अच्छा, वो जब मियां शहबाज शरीफ साहब को 35,000 के करीब वोट मिले थे, इस दफा जो अभी इलेक्शन हुए हैं इसमें तो JUI ने भी उनका ऐलान किया हुआ था, उसके अच्छे खासे वोट हैं, ANP के अच्छे खासे वोट हैं, PDM के दीगर जो पार्टीज हैं उनके भी कुछ ना कुछ वोट हैं, उन सबने तो उनका ऐलान किया हुआ था। क्या कहीं पे ऐसी कोई शिकायत आई? ग्यारह घंटे ताखीर का शिकार हुए हैं और ये शहरी इलाका है। अगर ये कोई अंदरून सिंध का इलाका होता तो शायद काबिल फहम बात थी, बट यहाँ पे 11 घंटे ताखीर से रिजल्ट आना सर, ये तो बहरहाल शकूक शुबात पैदा कर रहा है। और शाह साहब इससे ही जुड़ा हुआ इससे ही जुड़ा हुआ शाह साहब, अगर मुख्तसर सवाल, 2018 और 2021 के बीच इतना बड़ा मार्जिन, यानी पीपल्स पार्टी का 6th प्लेस से इस तरह फिर अव्वल आना, वो आपके करीब क्या वजूहात हैं कि पीपल्स पार्टी की इस तरह की कामयाबी हुई इतने मुख्तसर वक्त में? उसकी वजह जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी ज़ात है, उनका लोगों के साथ जो कमिटमेंट है, जो विजन है। लोगों ने देखा कि कराची में जहां पे हमारे काउंसलर भी नहीं, UC के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी नहीं थे, वहां भी अरबों रुपए के रिकॉर्ड तरक्की काम कराए गए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, ये जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, दीगर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक और बात जिसको पता नहीं क्यों सब लोग नहीं सामने ला रहे हैं कि यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट भी बना है जो इन लोगों की डिमांड है, वो भी कैमाड़ी, अभी ये कैमाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां के लोगों की ये डिमांड थी, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी की। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो लोग धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं वो कोई ऐसा सबूत सामने लाएं, कोई ऐसा फॉर्म जो देखें, एक दो लोग नहीं लड़ रहे थे ना, यहाँ पे तो 15-20 के करीब कैंडिडेट, सबके पोलिंग एजेंट थे, सबके पास उन्होंने जो पोलिंग को एजेंट्स को जो दिया जाता है एक फॉर्म सबकी साइन के साथ, सबके साथ पास मौजूद है। कोई ऐसा फॉर्म किसी एक की तरफ से ये शिकायत आए कि जी ये जो हमारे पास है इसमें तो पीपल्स पार्टी के वोट 10 लिखे हों, और ये जो अभी पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है वो तो जी 1000 वोट इसमें कैसे आ गया, तो हम मान लेते हैं हमारी गलती। ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, सारे रिजल्ट सब लोग 12 बजे से पहले RO ऑफिस में पहुंच गए थे। RO ऑफिस के बाहर जो था सब लोगों का घेराव था, PMLN, पीपल्स पार्टी, PSP, PTI तो खैर से वहां से चले ही गए थे वो लोग, उनको सुबह से ही अंदाजा हो गया था, और दीगर भी जो लोग थे TLP वाले थे, सब लोग वहां पे मौजूद थे। तो कोई ऐसा मुझे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर बताएं जो रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में वहां पे पहुंचा है। ये सब लोग तो 12 बजे से पहले सब लोग RO के पास पहुंच गए थे। रिजल्ट अच्छा शाह साहब टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा कोई, कि वहां पे जब कंपाइल हो रहा था और वो जो तरीकेकार इन्होंने बनाया हुआ है कि जिसके तहत एक एक रिजल्ट जो है पोलिंग का वो भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन में, उस पे 2 या 3 मिनट लगते हैं। 200 और कुछ पोलिंग स्टेशन थे। अब मुझे बताएं, इनको अगर हम मिनट्स में भी गिने कि एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उनको वहां भेजने में 1 मिनट तो कम से कम लगता होगा ना, 2 मिनट तो लगते होंगे ना। अब वो गिन लें कि 279 पोलिंग स्टेशन थे, इनको मल्टीप्लाई करें 2 या 3 मिनट से, तो आप बताएं कितना टाइम लगा होगा उनको एक एक रिजल्ट। लेकिन बगैर सोचे समझे बस एक जो परसेप्शन, झूठे सर्वे बना दिए गए, जी पीपल्स पार्टी तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। वो बाबा पाकिस्तान। अच्छा शाह साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से तो अगर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाए तो काबिल फहम बात है कि वो एक वहाँ से जीती नशिस्त हार गई, बट PDM में बैठे आपके इत्तेहादी नून लीग भी यही शोर मचा रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर इस सारे मामले को लेकर कोई कमीशन बनाने का मुतालबा होता है तो पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी? सर एक बार नहीं 10 दफा वेलकम करेंगे। हमें कोई वो नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई काउंटिंग करानी है, प्लीज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक एक जो वो फॉर्म दिया हुआ है पोलिंग एजेंट का 45 फॉर्म जो है, एक एक हाजिर है, आप सब आपस में देख लें, उनके भी मंगवा लें, हमारी भी मंगवा लें। रीकाउंटिंग करानी है, कोई कमीशन बनाना है, कुछ जो मर्जियां कर लें, हमने तो किसी चीज से इनकार नहीं किया, क्योंकि हमारा। शाह साहब आपने बिल्कुल ठीक, शाह साहब आपने इलाकाई हुकूमतों के पोर्टफोलियो को भी करीब से देखा हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी कौमी असम्बली के
उम्मीदवार थे, उनके इंतखाबी मुहिम में बार बार बुनियादी सहूलियात का जिक्र होता था कि साफ़ और शफाफ पानी तक आपको रसाई होगी, सड़कों को हम ठीक करेंगे, तालीमी निज़ाम को हम बेहतर करेंगे। तो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिंध हुकूमत में, क्या ये कौमी असम्बली के अरकान का काम है? और अब क्योंकि पीपल्स पार्टी इस नशिस्त से कामयाब हो गई है और कराची की अब वाज़े नुमाइंदगी हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या कोई कानून साजी होगी या कोई पॉलिसी होगी कि इलाकाई हुकूमतों को मजीद मजबूत किया जाए और मुस्तहकम किया जाए? देखिए, बिल्कुल उस पर नया कवानीन जो बन रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि जो पहले भी मौजूद था निज़ाम, उसमें जो कानून में चीजें थी वो उन सबके पास थी। और ये वही इलाका है जिसमें ये दोनों पार्टी MQM और PTI जो हैं, इनकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह लें या जो चेयरमैन थे इनके इस डिस्ट्रिक्ट कारपोरेशन के, म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो वेस्ट थी, उसके तो चेयरमैन ये खुद थे। तो ये इन्होंने वहां पे ये उसका भी इनको रिजल्ट मिला कि जो उसमें भी इनकी नाअहली आई। फिर जो पूरे मुल्क में इस वक्त PTI की परफॉर्मेंस है जिसका लोगों ने जवाब दे दिया है। PMLN जो इल्जाम लगा रही है, देखें वो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उसको अपनी निशिस्त समझते थे, बल्कि ये भी हकीकत है कि जब हमारा PTM के साथ हम साथ थे, अब भी जाहिर है वो मैं तो अभी सियासी कारकुन के हैसियत से समझता हूँ कि ये दोबारा भी आपस में साथ हम बैठेंगे इस वफाकी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन जब उस वक्त सब साथ लड़ रहे थे इलेक्शन, तो हमारा PTM का मुश्तरका कैंडिडेट तो मिफ्ता साहब थे। हमने तो कहा था वो लड़ लें। ये तो जब इख्तलाफात हुए, वो इख्तलाफात कब हुए? जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और उनकी तजावीज़ पर अमल करते हुए बाई इलेक्शंस भी पूरे मुल्क में PTM ने जीती। इवन कौमी असम्बली में जो सेनेट का इंतखाब था वो भी हमारे कैंडिडेट ने जीता। हम तो जा रहे थे नो कॉन्फिडेंस की तरफ कि उसको बहुत जल्द कामयाब बना लें। और आपने देखा जब 26 मार्च का ऐलान हुआ था, उसको एकदम से नथी कर दिया गया, मुंसलिक कर दिया गया इस्तीफों से। जी, इस्तीफे नहीं आएंगे तो मार्च भी नहीं होगा। ठीक, इसी पर नासिर शाह साहब, क्योंकि हमारा जरा वक्त कम हो रहा है तो इसी वक्फा लेना होगा। नासिर शाह साहब, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सूबाई वजीर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी ज़िमनी इलेक्शन पर गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसके मुतालिक गुज़श्ता दिनों हुकूमत वक्त ने ना सिर्फ उसको कलादम करार दिया था, लेकिन इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के तहत भी उसको प्रोस्क्राइब कर दिया था। ना सिर्फ तहरीके लब्बैक की कारकर्दगी काफ़ी मुस्बत रही है NA 249 के इंतखाबात में, लेकिन याद रहे कि 2018 में भी कराची शहर में और कई अर्बन सेंटर्स में, मरकज़ी पंजाब में भी और जनूबी पंजाब में भी तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार तवक्कुआत से ज़्यादा मकबूल रहे थे। लेकिन इस बार जब NA 249 में कंटेस्ट कर रहे थे तो सवाल ये उठ रहा था कि जब हुकूमत वक्त ने कलादम करार दिया हुआ है तो इलेक्शन एक्ट 2017 के होते हुए और सुप्रीम कोर्ट को बगैर कोई रेफरेंस भेजे हुए क्या ये सियासी जमात इस तरह ऑपरेट कर सकती है और इंतखाबात में शिरकत कर सकती है कि नहीं? इस पर भी बात करेंगे। NA 249 के मुख्तलिफ अमूर पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं कानूनदान हैं, एडवोकेट हैं मिर्ज़ा मोइज़ बेग साहब, ताल्लुक़ भी है उनका कराची से। मोइज़, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो तहरीके लब्बैक की इस इलेक्शन में शिरकत रही है, देव प्लेस्ड नंबर 3, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी ये कहना था कि सबसे पहले तो इनको अपनी सियासी जमात से लाताल्लुकी का ऐलान करना होगा। कानूनी पोजीशन क्या है? शुक्रिया असद। काफ़ी कन्फ्यूजन थी तहरीक लब्बैक की कानूनी पोजीशन के हवाले से, और मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उसको बैन करने का, उसको प्रोस्क्राइब करने का, उस डिसीजन का जैसे आपने भी देखा उनके इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन डिसॉल्विंग ए पॉलिटिकल पार्टी एंड बिटवीन सिंपली प्रोस्क्राइबिंग ए पॉलिटिकल पार्टी। गो के हुकूमत ने ATA के तहत इसको प्रोस्क्राइब ज़रूर किया है, लेकिन जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस ना भेजें उस वक्त तक इनकी कानूनी पोजीशन को उस तरह से गवर्नमेंट इम्पैक्ट नहीं कर सकती।
और यही वजह थी कि कल हमारा बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद तहरीक लब्बैक इलेक्शंस को उस तरह कंटेस्ट ना कर सके, लेकिन ना सिर्फ तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन कंटेस्ट किया बल्कि जैसे आपने कहा कि तीसरी पोजीशन भी हासिल की। ठीक जी शराजी साहब। जी जी जी, और इनफैक्ट आपको लगता है कि इस मामले पे तो आप बेग साहब हुकूमत ने कमेटी बना दी और लगता यह है कि अपने फैसले को रिव्यू करने जा रही है हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या इस बुनियाद पे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई उस बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं बहैसियत लॉ एक्सपर्ट कि ऐसी किसी जमात को इस बुनियाद पे एक दहशतगर्द तंजीम या कालादम तंजीम करार दिया जा सकता है? क्योंकि माजी में भी ऐसी कुछ नज़ीरें मौजूद हैं कि कोशिश ज़रूर हुकूमतों ने की थी लेकिन ऐसा कर नहीं पाई थी। देखिए, आपने जैसे अर्ज़ किया इफ्तिखार साहब कि आज ये भी मालूम हुआ है कि तहरीक लब्बैक ने एक रिव्यू फ़ाइल किया है और हुकूमत की जानिब से भी जो उसका पहला फ़ैसला था उसको री एग्ज़ामिन करने की हमको नज़र आता है कि कोशिश की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ये वाला इस तरह का कोई भी अमल सुओ मोटो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त पिक्चर में आएगा जब गवर्नमेंट उनको एक रेफरेंस बना के भेजेगी, और जिस तरह हमें पिछले चंद दिन से सियासी मंजर पे डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, तो नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत ने उस वक्त ज़रूर ये कहा था कि हम प्रोस्क्राइब करेंगे, लेकिन लगता यह है कि अब एक रिकन्सिलिएशन हो रही है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड तहरीक लब्बैक, और लगता नहीं है कि इस तरह का कोई भी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अच्छा मोइज़, ये बात तो वाज़ेह है कि अदालत उज़्मा को हुकूमत वक्त ने रेफरेंस तो नहीं भेजा, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि NA 249 पे जिस तरह की ज़मीनी हकीकत थी, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा थी और तहरीक लब्बैक ने वोट भी अच्छा खासा हासिल किया, लेकिन आपने फिर भी इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन के तहत इस जमात को कलादम करार दिया हुआ है, जिसका मतलब है उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, फंड्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनके जो सीनियर लीडरान का जो सफ़र है, लोगों से खिताब करना है, उन सब को महदूद किया जा सकता है, उन सब को बल्कि उन पे तहकीक भी की जा सकती है। लेकिन क्या आपके करीब इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और कानूनी ज़ाविये से भी फ़र्क नहीं पड़ता जस्ट विद इन द ATA? देखिए असद, यहाँ पे हमारे कानून के अंदर भी और कानूनी पोजीशन के अंदर भी एक इब्हाम है कि यानी कि तहरीक लब्बैक ATA कहती है कि ना अपने मैसेज को प्रोपेगेट कर सकती है, ना ही वो अपने फंड्स को उस तरह से इस्तेमाल कर सकती है जैसे आपने कहा, ना ही उनके लीडर्स कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इलेक्शन भी लड़ सकती है, वो इलेक्शन के लिए कैनवसिंग भी कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो लॉ भी है इसके अंदर आई थिंक कोई अमेंडमेंट आनी चाहिए कि जहाँ पर हम ATA को और जो इलेक्शन एक्ट है हम देखें कि अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी है इनके दरमियान तो उनको भी रिकन्साइल किया जाए, बिकॉज इस वक्त ये बड़ी ही एक इब्हाम वाली पोजीशन है कि एक जमात जिसको आपने प्रोस्क्राइब किया हुआ है, जो बकौल आपके दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, उसको आपने इजाज़त दी हुई है कि वो इलेक्शंस के अंदर कैनवसिंग करे, वोट्स हासिल करे, और अगर तहरीक लब्बैक की कोई नुमाइंदा जीत जाता है इलेक्शन तो आज से चंद दिन बाद वो नेशनल असेंबली का ओथ ले रहे होते। सो मैं समझता हूँ कि ये कानूनी पोजीशन के अंदर भी काफ़ी इब्हाम है और ज़रूरत इस बात की है कि हम री एग्ज़ामिन करें ATA को और इलेक्शंस एक्ट को, और कोशिश की जाए कि हम इन दोनों रिजीम्स को जो कि इनकन्सिस्टेंट नज़र आती हैं इनको आपस में किसी तरह रिकन्साइल कर सकें। और बेग साहब ये इस पे क्या कहेंगे कि हमने माजी में देखे कि कुछ मजहबी जमातें थी जिनको कलदम करार दिया गया और इस वक्त भी वो कलदम है, लेकिन फिर ये भी देखा गया कि वो जमातें या उनकी लीडरशिप एक नए नाम से दोबारा ऑपरेट कर रही हैं। तो ये क्या वजह आपको लगता है कि कहीं कानून के अंदर कोई सुकम मौजूद है कि उनको रास्ता मिल जाता है, या फिर रियासत के एंड पे विल की को फुकदान है कि उस अंदाज में विल शो नहीं की जाती कि जब आपने किसी जमात को कलदम करार देना है तो फिर वो किसी और नाम से काम ना कर सके? कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके ख्याल में? देखिए इफ्तिखार साहब, हमारा मसला ये है कि हमने कराची को बिलखुसूस और पाकिस्तान को बिलउमूम एक लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हम देखते हैं कि बहुत सी जमातें हमें नज़र आता है कि उनको प्रोस्क्राइब किया जाता है, जब हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तो हम उनके लीडरान को भी अरेस्ट करते हैं, हम उनके फंडिंग को भी देख रहे होते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी और जमात को, उनके लोगों को काटें या उनके वोट्स को काटें, तो हम इन्हीं जमातों को रीब्रांड कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़रूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ इन जमातों को बल्कि इनकी आइडियोलॉजी को, जो डिविसिव आइडियोलॉजीज़ हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करे। और आई थिंक एक सिस्टेमिक मसला है। तहरीक लब्बैक को अगर आप बयान कर भी देंगे कराची जैसे शहर से, कि जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे लिबरल शहर है, वहाँ पे अगर 3 उनके MPA सेलेक्ट हो जाते हैं, जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं यानी 249, वहाँ पर भी एक MPA तहरीक लब्बैक के हैं। तो मेरा ख्याल है ज़रूरत इस बात की है कि हम ये तहैया कर लें कि हम इनको किसी तरह रीब्रांड करके वापस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी और सियासी जमात के पाँव काटने
के लिए इन जमातों को रीब्रांड नहीं करेंगे और जो इनकी आइडियोलॉजी हैं हम रियासती लेवल के ऊपर किसी तरह इनकी पुष्पनाही नहीं करेंगे। अच्छा मोइज़, वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे से पहले जाते जाते ये बताइएगा, कानून से आपका ताल्लुक भी है कराची से, NA 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाब होना, अब इसमें लबैक फैक्टर था, मुस्तफ़ा कमाल फैक्टर भी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकम्बेंट जमात थी लेकिन बुरी तरह नाकाम हुई, क्या राय रखते हैं आप? देखिए असद, कराची वो बदनसीब शहर है कि जहाँ पर जब सेंसस होता है तो आबादी को अंडर रिपोर्ट कर दिया जाता है। जब हल्का बंदियाँ की जाती हैं लसानी बुनियादों के ऊपर तो जहाँ एक कौमियत रहती है वहाँ ज़्यादा वोटों के ऊपर कम हल्के बना दिए जाते हैं, किसी और जगह पे जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ ज़्यादा हल्के बना दिए जाते हैं। और जब इलेक्शंस होते हैं तो गो के सिर्फ 21% वोटर टर्नआउट था तो 11 घंटे की ताख़ीर के बाद रिजल्ट्स आते हैं। आज मैं देख रहा था कि PTI के लोग भी कह रहे थे कि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया है इसलिए क्योंकि 11 घंटे बाद रिजल्ट आ रहे हैं। 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो 2-2 दिन की ताख़ीर के बाद बहुत सी जगहों पर नताइज आए थे। तो मैं समझता हूँ कि अब हमने भी फैसला करना है कि हमने कराची में कब तक ये इंजीनियर्ड सियासत करनी है, क्योंकि जब 64 के अंदर कराची के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, 70 में जो कुछ भुट्टो साहब ने किया, उसका नतीजा ये हुआ कि 86 में एक रिएक्शनरी जमात बन गई कराची में जिसने 3 दिहाइयों तक कराची को मफलूज रखा। आज जो कुछ हम कराची के साथ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन की एक घड़ी है हमारे लिए कि हम सोचें कि क्या हम इसके रिएक्शन के लिए तैयार हैं या नहीं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री बिफोर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मिर्ज़ा मोइज़ बेग एडवोकेट, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना हमें देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही थी, लेकिन साथ में ये भी बात करनी होगी। आपने सुना नासिर शाह साहब की बात, आपने सुनी मिर्ज़ा मोइज़ बेग एडवोकेट की आपने बात सुनी कि इसके साथ साथ वो कौन से बुनियादी इस्लाहात हैं जिनके नतीजे में NA 249 का ये जो सारा इलेक्टोरल प्रोसेस था, मुतनाज़िया प्रोसेस था, उसको एक बार फिर देखने को ना मिले। जनाब शराजी साहब, पहला सवाल तो वही उठता है सर जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने किया है कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ चले जाएँ, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसको अब आखिर में अल्फाज इस तरह दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हर हाल में होने चाहिए और कि हुकूमत की जो पॉलिसी ऑर्गन्स हैं वो अब इस पर काम कर रहे हैं। जो दूसरा सवाल उठता है सर, जो हमने नासिर शाह साहब से भी किया था कि इसमें इलाकाई हुकूमतों का बहुत बड़ा किरदार है, और हालांकि नासिर साहब का ये कहना है कि ये ना सिर्फ इंतज़ामिया पहले से मौजूद है, आप शराजी साहब सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि गुंजाइश कितनी ज़्यादा है और सिंध लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट कितना ज़्यादा मुतनाज़िया और कितना ज़्यादा कमज़ोर कानून है। सो 2 पॉइंट सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म और लोकल गवर्नमेंट्स, क्या आपको इनकी तरफ कुछ बढ़ती हुई कुछ मोमेंटम नज़र आ रही है कि नहीं? मुझे माजरत के साथ कोई मोमेंटम बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर ऐसा होता तो मेरे ख़्याल में 2013 के इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे के उस वक्त इमरान खान साहब सड़कों पे आए, आपके सामने हैं, और बड़े तवील धरने हुए। उसके नतीजे में थोड़ी बहुत इलेक्शन रिफॉर्म ज़रूर हुई, लेकिन फिर 2018 का इलेक्शन आपके सामने है। तहरीक इंसाफ समेत बाकी जमातें भी कहती हैं कि उस इलेक्शन के अंदर भी धांधली हुई, बहरहाल वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। आज भी कहा जा रहा है, और इमरान खान साहब को उसी बात पे ताने मिलते हैं, वो सिलेक्टेड हैं, वो इलेक्टेड नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें इस बात का तो ज़रूर ऑनर होती हैं कि इलेक्शन कवानीन के अंदर इस किस्म की खामियाँ मौजूद हैं कि जिनको एड्रेस किए बगैर इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। लेकिन जब जब भी उनको मौका मिलता है वो इस नाक़िस निज़ाम के बेनिफिशरी तो हो जाते हैं, बट इसको तब्दील करने के लिए सीरियस एफर्ट है वो नज़र नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि सब की नीयत ख़राब है, गोया कि इस बात को बुनियाद बना के वो मुखालफिन के ऊपर इलेक्शन चुराने का इल्ज़ाम तो ज़रूर लगाते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि वही आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। लेकिन जब उनको मौका मिलता है कि इन खराबियों को दूर किया जाए तो खराबियों को दूर करना नहीं चाहते। रिसेंट पास में आप देखें कि सेनेट का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ सामने आया, वीडियोज़ आ गई सामने कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह बोली लग रही है, किस तरह मंडी लगी हुई है, किस तरह खरीदो फरोख्त हो रही है। लेकिन इलेक्शन गुजर गए,
उसके बाद आपने कोई एक लफ्ज़ सुना है कि क्या शो ऑफ हैंड के ज़रिए होने चाहिए, खुफिया बैलेट के ज़रिए नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जब मौका आता है और आपको लगता है कि सिस्टम आपको फेवर कर रहा है तो आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और आपको जहां लगता है कि कहीं सिस्टम में आपके लिए गुंजाइश नहीं है, कोई और इसका बेनिफिट ले लेगा, तो फिर आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो भाई मेरे, अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है तो आपने इसके लिए हर वक्त, और उस वक्त पे नहीं है कि जब इलेक्शन होंगे तो आपने कोशिश करनी, उससे बहुत पहले आपने कोशिश शुरू करनी होगी। तो वो नहीं हो रही, ना तो पीपल्स पार्टी कर रही है, ना ही नून लीग कर रही है, ना ही तहरीक इंसाफ कर रही है, ना कोई और जमात कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अगरचे अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई इस पर सिंसियर है। दूसरा मैं ये कहूँगा असद कि बार बार आप इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम धरते हैं। और भाई मेरे, कोई इलेक्शन कमीशन मरीख से आता है, कोई चांद से लोग आते हैं, किसी और दुनिया के लोग हैं, और भाई इसी दुनिया के लोग हैं, इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, इसी माशरे के लोग हैं। और फिर जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं वो कहाँ बाहर से आते हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं। तो भाई ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम धरें, फिर आपका अपना जो कंडक्ट है, अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अवाम की राय को मुकद्दम रखना चाहिए, तो फिर आप हर तरह के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल ना करें। आज भी सिंध हुकूमत पे इल्ज़ाम ये आ रहा है कि वहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में तरक्याती काम कराए गए, लोगों को पैसे दिए गए। और इसी तरह पंजाब के अंदर भी इल्ज़ाम पीटीआई भी पिछले दिनों आया कि वहाँ पे जब डस्का का इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ जाके आपके MNAs MPs वहाँ पे तरक्याती मनसूबा का ऐलान कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा सियासी जमातों के एंड पे। और आखिरी बात मैं जो करूँगा असद जी, वो जी, ये है कि अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत हो तो खुदा का वास्ता अपने अंदर एक ईमानदारी का एलिमेंट लेके आएँ। आपको ईमानदार होना पड़ेगा, सियासी जमातों को पहले मरहले पे ईमानदार होना पड़ेगा, तब जाके आप इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद कर पाएंगे, और तब जाके अवामी मैंडेट जो है वो हकीकी मानों में अपना एक तरह से उसका इजहार होगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो असम्बलियाँ बनी हैं कानून साजी के लिए, वहाँ बैठे अरकान को सिर्फ और सिर्फ कानून साजी तक महदूद किया जाए। अगर वो इंतज़ामी मामलात में, वो तरक्याती मनसूबों में, वो तरक्याती फंड्स के अंदर इंतज़ामिया को चलाने में अगर उनका अमल दखल होगा तो फिर जाहिर सी बात है हर कोई इस इलेक्शन को चुराने की कोशिश करेगा, हर कोई हुकूमत में आने की कोशिश करेगा, और फिर इसी के ज़रिए वो सब कुछ करना चाहेगा कि जो बहरहाल इस पार्लिमान में बैठे लोगों का काम नहीं है। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लिमान के लोगों का काम कानून साजी करना है, और जिस तरफ आपने निशानदेही की है कि बुनियादी तौर पे वो ज़िली हुकूमतें हैं, वो तहसील सतह पे हुकूमतें हैं जिनका काम है कि लोगों के जो आम मसाइल हैं, वो पानी का मसला है, वो सड़कों का मसला है, वो तालीम का मसला है। वक्त कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इसी पे ही क्लोज ऑफ किसी शराजी साहब ने जिक्र किया, अगर NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का कोई भी सबक है तो वो यही है, इलाकाई ज़िमनी हुकूमतों को इन बुनियादी सहूलियात को फराहम करना चाहिए, और जो हमारे अरकान है कौमी असम्बली के, उनका जो काम है वो कानून साजी से ताल्लुक़ रखता है। साथ में अगर आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात हम चाहते हैं इसी पार्लिमानी जमहूरियत को आगे चलाने के लिए, तो उसमें इंतखाबी इस्लाहात की भी अशद ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।